सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज है डे 7 यानी एपिसोड नंबर 7 और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 3 टर्म 1 के हिसाब से यूनिट नंबर 3 जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट की और सबसे पहले तो हम मीनिंग ही समझें कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट या जिसे हम लोग एक्सचेंज रेट बोलते हैं ये होती क्या है। देखो, वो रेट या वो दर जिस पर हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी, जिस पर हमारे देश के रुपए एक्सचेंज किए जाते हैं फॉरेन करेंसी के साथ, विदेशी करेंसी के साथ, वो रेट कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सपोज करो यार, आपको $1 की आवश्यकता है, आपको $1 की आवश्यकता है, या आपको चाइना की करेंसी चाहिए या आपको पाकिस्तान की करेंसी चाहिए। अब आपको अगर $1 चाहिए या किसी भी देश की एक करेंसी चाहिए तो आप बदले में कितनी इंडियन करेंसी पे करोगे, कितने आप रुपए पे करोगे, ये कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आज की डेट में, अगर हम लोग आज की डेट में यूएस डॉलर के टर्म्स में, अगर हम लोग अमेरिकन डॉलर्स के टर्म में एक्सचेंज रेट को देखें तो $1 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 73 रुपीज है। ये कहलाती है एक्सचेंज रेट। चलो एक बार मीनिंग देखते हैं। द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी can be exchanged for a foreign currency is known as foreign exchange rate। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे $1 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 73 रुपीज। अच्छा, अब बात यह आएगी कि आखिर ये एक्सचेंज रेट कैसे मेजर होती है, ये एक्सचेंज रेट निकलती कैसे है। तो इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एक तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दूसरी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। चलो तो बच्चा पार्टी, आज की जो पूरी की पूरी क्लास है वो बेस्ड होने वाली है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के लिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करेंगे और देखेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। अच्छा, एक्सचेंज रेट तो समझ गए, हमारे देश की करेंसी एक्सचेंज हो रही है फॉरेन करेंसी के साथ। अब वर्ड है फ्लेक्सिबल। कभी सुना है क्या फ्लेक्सिबल? कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर कॉलगेट फ्लेक्सिबल। अभी ना मेरे हाथों से पिटने वाले काम कर रहे हो। फ्लेक्सिबल मीन्स जिसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, जिसमें काफी सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, पता चला फिर ज्यादा फिर कम। फ्लेक्सिबल जिसे आसानी से, जिसमें काफी सारे चेंजेस पॉसिबल होते हैं, वो फ्लेक्सिबल। यहां पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट समझो जरा क्या है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होती है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो मेजर होती है वो आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यानी अभी आप एक्सचेंज रेट को मेजर कर रहे हो किसके हिसाब से? डिमांड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से या फिर मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। अच्छा, जैसे हम एक्सचेंज रेट को मेजर कर रहे हैं यूएस डॉलर के टर्म में, किसमें? यूएस डॉलर में। तो यूएस डॉलर की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेस पर जब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, इसी को मार्केट फोर्सेस भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मार्केट फोर्सेस या डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से जब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स को छोड़ के भागे 11th में और फिर वही कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, बट परेशान मत हो। डिमांड कर्व कैसे बनता है, डिमांड क्या होगी बताता हूँ थोड़ी देर में, सप्लाई कर्व भी बताऊंगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। बट थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं पहले। देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसी को हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखना यार, फ्लेक्सिबल की जगह अगर एमसीक्यू में आपको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दे दें तो कंफ्यूज मत होना यार। ठीक है, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज दैट रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई डिमांड फोर्सेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में
जब एक्सचेंज रेट सप्लाई डिमांड फोर्सेस के हिसाब से डिटरमाइन होती है उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, या इसी को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और इसी को इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट। अब बच्चे लोग आपके पास 3 नाम आ गए, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्री एक्सचेंज रेट। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि एज इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस ऑन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। चलो अभी खैर आप लोग आ जाओ, अब बात की थी ना डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की, डेफिनेशन तो पढ़ी, फ्लेक्सिबल क्या था, वो रेट जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है। अब बात यही है कि भैया डिमांड कर्व कैसे बनता है। चलो डिमांड कर्व के बारे में आते हैं, ठीक है। डिमांड हम लोग कर रहे हैं किसकी, डॉलर की। अब हम लोग ना इस पूरे चैप्टर में बाकी किसी देश की बात नहीं करेंगे, सिर्फ यूएस डॉलर की बात करेंगे, ठीक है। यूएस डॉलर की डिमांड की बात करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर डॉलर की रेट कम हो जाए, डॉलर की रेट कम हो जाए, डॉलर 73 की जगह 70 रुपए का मिलने लगे, क्वेश्चन समझो, डॉलर अगर 73 रुपीस की बजाय 70 का मिलने लगे तो आप डॉलर की डिमांड ज्यादा करोगे या कम करोगे। तो तुम लोग कहोगे सर डिमांड तो ज्यादा करेंगे क्योंकि अब हमें फायदा है, डॉलर हमें सस्ता मिल रहा है। तो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि जब एक्सचेंज रेट कम होती है तो आप डिमांड ज्यादा करते हो, ठीक है। अच्छा जस्ट अपोजिट बात करते हैं। अच्छा अभी 73 था ना डॉलर, 73 की जगह एक्सचेंज रेट 80 हो जाए, अरे भैया अब अगर $1 चाहिए ना 80 रुपए देने पड़ेंगे, आप डॉलर की डिमांड ज़्यादा करोगे या कम करोगे। तो बच्चे कहेंगे सर अब डॉलर महंगा पड़ेगा, अब डिमांड कम करेंगे। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ एक्सचेंज रेट अगर बढ़ती है तो डिमांड कम करते हैं, और सीधी सीधी मैं ये कह सकता हूँ कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। कोई दिक्कत, इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन। और डिमांड करो, माइक्रो में पढ़ा था ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स याद करो, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप। यहां पर नेगेटिव रिलेशन किस किस के बीच में है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, दूसरा डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। इसीलिए देखो जरा, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, वाई एक्सिस पे क्या लिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो एक साइड है एक्सचेंज रेट, एक साइड है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जो आपका डायग्राम है आपके सामने नेगेटिवली स्लोप्ड, इसी को डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं। अच्छा एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पर जरूर 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 बताना चाहूंगा कि देखो, जैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 पॉइंट लेके चलते थे ना, एक पॉइंट हो गया सपोज करो आपका ये, ठीक है, लाइन थोड़ी यार मेरी ज़्यादा ही सीधी बन रही है, एडजस्ट कर लेना। दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास ये, देखो अगर एक्सचेंज रेट हमारी कम होती है तो आप डिमांड को ज़्यादा करते हो, इसी को बोलते हैं हम लोग नेगेटिवली स्लोप्ड या फिर इनवर्सली स्लोप, ठीक है। तो डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों होगा, क्योंकि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला था सेम वही है। अच्छा अभी आओ जरा सप्लाई कर्व के बारे में, अब थोड़ा सा सप्लाई के बारे में करें, ठीक है। और देखो सप्लाई यूएस डॉलर की, ठीक है, डॉलर की सप्लाई। अब सपोज करो 73 रुपीज तो चली रही है एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट कितनी है 73 रुपीज, आपके जेब में डॉलर भरे हुए हैं। अब जरा मेरे को बताना, 73 एक्सचेंज रेट है, हमारे पास ऑलरेडी डॉलर है, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ के 80 हो जाए, अभी एक्सचेंज रेट बढ़ के कितने हो जाए 80, तुम्हारे पास डॉलर हैं, मुझे बताओ डॉलर बेचोगे या नहीं बेचोगे, डॉलर दूसरे देश को दोगे या नहीं दोगे, सप्लाई करोगे या नहीं करोगे। तुम कहोगे सर पक्का पक्का सप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 73 एक्सचेंज रेट चल रही थी तो खरीदे थे, अब बेच रहे हैं तो 80 रुपए एक्सचेंज रेट हो गई, यानी एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो हमें 7 रुपए का फायदा होता है। तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो सप्लाई ज्यादा करेंगे, और अगर गलती से यार 73 पर तो डॉलर खरीद लिया आज, कल के दिन एक्सचेंज रेट हो जाए 65, अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाए तो बच्चे कहेंगे सर अब नहीं बेचना, हमें नुकसान हो जाएगा। अच्छा यहाँ मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ एक्सचेंज रेट बढ़ती है सप्लाई बढ़ाओगे, एक्सचेंज रेट कम करते हो सप्लाई कम करोगे, और सीधी सीधी बोले तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन
फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी की बात करें, देखो जरा अगेन वाई एक्सिस पे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्स एक्सिस पे क्या है, डिमांड या सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। यहाँ डिमांड का कोई काम नहीं है, सप्लाई है सिर्फ। तो डायग्राम कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग। तो जो सप्लाई का डायग्राम है वो आएगा आपका अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा, अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ। क्यों बनेगा ये भी देख लो। रिलेशनशिप तो भाई बहुत देख चुके हो, ए और बी दोनों पॉइंटों को लेके देख लो। चलो देखो, एक ये पॉइंट बन गया हमारे पास भैया ए, दूसरा पॉइंट एक और बना दो, ये बन गया हमारे पास बी। ज़्यादा ही ऊपर पहुंच गया ना पॉइंट, चलो खैर कोई बात नहीं, ये डिमांड गलती से लग गया, इसे काट देना, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ऊपर भी गलती से लग गया ना, ठीक है, ये लो। ठीक है, अब ये पॉइंट था ए और ये हमारे पास जो दूसरा पॉइंट था ये था हमारे पास बी। ठीक है, चल जा भाई मेरे पेन। चलो तो खैर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये है आपके पास बी। ठीक है, तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। देखो जरा, अगर सप्लाई को इंक्रीज करो, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो आपकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। ये है आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी ये है आपका देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। तो डिमांड कर्व हो गया नेगेटिव रिलेशन, सप्लाई कर्व हो गया पॉजिटिव रिलेशन। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दूँ, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट याद है, मार्केट फोर्सेस याद है, जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। देख लो जरा यार, इसमें तो मेरे को कोई बताने वाली बात ही नहीं है। ये है आपका सप्लाई कर्व, ये है आपका डिमांड कर्व, ये जहां इंटरसेक्ट करेगा ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये आपका एक्सचेंज रेट यहाँ पर डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर डिटरमाइन होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक, चलो खैर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो समझ गया ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से ही डिटरमाइन होगा। चलो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। अब अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो यहां पर दो चीजें बार बार आएंगी, एक आएगा एप्रिसिएशन, एक आएगा डेप्रिसिएशन। और ये जो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की बात करोगे ना, ये हमें अपने देश की करेंसी के टर्म में बताना है कि हमारे देश की करेंसी में एप्रिसिएशन हुआ या डेप्रिसिएशन हुआ। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा एग्जांपल तो छोड़ो, मीनिंग पता है क्या एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन तो पता है यार, ऑलरेडी पढ़ा है। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाए डेप्रिसिएशन, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, ध्यान रखना वैल्यू की बात कर रहा हूं, वैल्यू बढ़ जाए एप्रिसिएशन। अब जरा ध्यान से सुनना एग्जाम्पल, क्योंकि तभी ये छोटी छोटी चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखो अभी यार हम लोग बात कर रहे थे डॉलर की, ठीक है, सादा सादा एग्जाम्पल लेते हैं। डॉलर सपोज करो 70 रुपीज एक्सचेंज रेट है, 70 रुपए एक्सचेंज रेट है, $1 चाहिए तो 70 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करो एक्सचेंज रेट बढ़ के ना 80 हो जाए। अब अगर $1 चाहिए तो 80 रुपए देना पड़ेगा। अब जरा मुझे ये बताओ एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन? आराम से सोच समझ के बताना। मैं बात कर रहा हूं हमारे इंडियन रुपीस की, हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी की। हमारे देश की करेंसी में एप्रिसिएशन हुआ या डेप्रिसिएशन हुआ? सोचो और समझो। हमारे देश के रुपए की वैल्यू बढ़ी या कम हुई? क्वेश्चन दोबारा से बोलूं, पहले एक्सचेंज रेट थी 70, अब एक्सचेंज रेट बढ़ के हो गई 80। सीधी सीधी बात बताऊं तुम्हें, देखो जिस चीज की वैल्यू कम होती है ना, उसे हमें जनरली ज्यादा देना पड़ता है। जिस चीज की वैल्यू कम होती है, जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है वो जनरली हमारे पास कम होती है। मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कि देखो अगर एक्सचेंज रेट बढ़ती है,
एक्सचेंज रेट बढ़ती है इसका मतलब है कि हमारे देश के रुपए की वैल्यू कम हो रही है। वो होता है ना 73 से एक्सचेंज रेट 75 हो जाती है तो सरकार चिल्लाने लगती है, विपक्ष चिल्लाने लगता है, देखो भाई हमारे देश के रुपए की वैल्यू गिर रही है, रुपए और गिरता जा रहा है। देखा जाए एक्सचेंज रेट बढ़ रही है, 73 से 75 हो गया, 75 से 80 हो गया, 80 से 90 हो गया, तो सब क्या कहते हैं, अरे भैया रुपए गिरता जा रहा है, हमारे देश के रुपए की तो कोई वैल्यू ही नहीं बच रही है ना। ऐसे ही होता है ना। तो आज सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, ज्यादा फालतू बकवास से ना करते हुए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रट लो। क्या रटना है, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ती है, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ती है इट मींस दिस इज डेप्रीशिएशन। जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट, डेप्रीशिएशन का मतलब रिडक्शन इन दी वैल्यू। तो वैल्यू रिड्यूस कब होती है, जब एक्सचेंज रेट बढ़ती है। तो अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगी इट मींस डेप्रीशिएशन, और अगर एक्सचेंज रेट कम होती है यानी अब $1 आपको 70 की जगह 60 रुपए में मिल रहा है, अगर एक्सचेंज रेट कम होती है इट मींस एप्रीशिएशन। ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो रट लिया, याद कर लिया, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो $1 के टर्म में अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रही है डेप्रीशिएशन, एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रही है तो एप्रीशिएशन। चलो अब खैर मैं आपके साथ डिफरेंट सिचुएशंस के साथ आ गया हूं, काफी सारी कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस पढ़ेंगे, आप मुझे बताओगे एप्रीशिएशन या डेप्रीशिएशन, ठीक है। चलो देखो, पहली कंडीशन है, पहली सिचुएशन है इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी। अब यार आपको बताना है इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो आपके एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, एप्रीशिएशन होगा या डेप्रीशिएशन होगा। देखो मैंने हर एक केस में, हर एक सिचुएशन में मैंने एक नॉर्मल डायग्राम बना रखा है। देखो डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने सब कुछ बना रखा है, आपको सिर्फ सिचुएशन पढ़नी है। सिचुएशन वापस से पढ़ो, क्या था, इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है यार। अब बच्चे लोग मुझे ये बताओ डिमांड इंक्रीज कैसे होती है, डिमांड इंक्रीज होती है आगे की तरफ। देखो जरा मेरा डायग्राम देख लो ध्यान से, ये देखो लाइन थोड़ी सीधी तो नहीं खींची, मेरे पास ज़्यादा टूल्स नहीं है अभी तो इसलिए, बट इंक्रीज इन डिमांड समझ सकते हो। ये देखो डी से D1 पहुंच गया। अब सप्लाई के बारे में तो कुछ कहा नहीं था, सप्लाई तो एकदम फिक्स थी, तो नया इक्विलिब्रियम आपका बन जाएगा ये, दैट इज कॉल्ड E1 या E डैश कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और नए इक्विलिब्रियम पॉइंट बनने से जरा देखो लाइन थोड़ी सी और खींच देता हूँ, तो यहाँ पर वैसे तो ओनली मैटर करता है हमारा एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, ठीक है। देखो एक्सचेंज रेट सपोज करो पहले था 60, अब हो गया 70, पहले कितना था 60, अब कितना हो गया एक्सचेंज रेट बढ़ के 70। अगर डिमांड बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो एप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन। अभी अगर गलत आंसर दिया ना पिटोगे, वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में पहले आंसर दो, एप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो बच्चा लोग जिन्होंने सही आंसर दिया है बहुत बहुत बढ़िया। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ती है दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन, ठीक है, याद रखना भी। चलो तो ये था हमारे पास पहला केस। अभी जरा आ जाओ दूसरे केस पर, जिनको अच्छा नोट करना है ना नोट डाउन भी कर सकते हो यार, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो मेरी खराब से शकल भी हट गई, आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा अभी सेकंड सिचुएशन पर आओ। सेकंड सिचुएशन क्या है, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। जस्ट अपोजिट सिचुएशन है यार, इस बार ना डिमांड डिक्रीज कर दो, डिमांड कम होती है। अगर डिमांड कम होगी तो देखो क्या होगा। बच्चा पार्टी मैं सामने से हट चुका हूं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से डायग्राम बना के और मुझे बताओगे सर एप्रीशिएशन है या डेप्रीशिएशन है। बताना क्या है, सिर्फ एप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन। चलो जब तक मैं बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। ये देखो डिमांड डिक्रीज हो गई नीचे की तरफ, ठीक है, और डिमांड डिक्रीज होती है तो भाई मेरा पेन अच्छे से चलते रहे, बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। डिमांड डिक्रीज होती है नीचे की तरफ, चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो सप्लाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, सप्लाई के बारे में कुछ भी नहीं कहोगे तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है, जहाँ पर नया डिमांड कर्व और नया
और जो पुरानी सप्लाई कर रहे हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिमांड कर्व हमारी खिसक के डी से कहाँ हो गई, डी डैश पर, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डैश बन गया। अब एक काम करो ना, अब एक काम करो, इम्पैक्ट देखो जरा, इम्पैक्ट देखो जरा एक्सचेंज रेट पे क्या पड़ रहा है। चलो हम लोग एक्सचेंज रेट पे जरा इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो ये देखो एक्सचेंज रेट हमारी कम हो गई। बच्चे लोग मुझे आप लोग बताओगे, अगर एक्सचेंज रेट कम होती है इट्स एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन? जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करो, लिख दिया करो सर सिचुएशन 2 और आंसर हो गया एप्रिसिएशन, ठीक है, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया एप्रिसिएशन, तो याद रहेगा ना, एक्सचेंज रेट कम होती है इट मीन्स एप्रिसिएशन। चलो अभी तो 2 केस और हैं यार, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी आओ इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। अब एक काम करो, सप्लाई इंक्रीज कर दो, ठीक है, सप्लाई इंक्रीज कर दो। लो भाई मैं स्क्रीन के सामने से हट गया, आप लोग की मुसीबत बना हुआ था स्क्रीन के सामने, ये लो सप्लाई इंक्रीज कर दो, ठीक है। सप्लाई इंक्रीज करते हो तो एस से एस डैश पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, एस से एस डैश पर आ गए। एस डैश पर आने से जो हमारी एक्सचेंज रेट है वो देखो जरा क्या होती है। एक्सचेंज रेट हमारी इस बार कम हो गई। अगर एक्सचेंज रेट कम होती है क्या होगा बच्चे लोग, एक्सचेंज रेट कम होगी तो क्या होगा, अगेन एप्रिसिएशन, ठीक है। और इसके बाद एक जस्ट लास्ट केस है जिसका आंसर आप लोगों को ही बताना है, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, आपको ही डायग्राम बनाना है और आपको ही कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर भी देना है कि एप्रिसिएशन होगा डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है बच्चा लोग। तो फिलहाल आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास अटेंड करने के लिए सभी का बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो बच्चा पार्टी कर लो। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फेसबुक पर भी ज्वाइन कर लो। इसके साथ ही अगर आप टर्म 2 की लाइव क्लासेस हमारे साथ लेना चाहते हो एकदम लाइव, तो आप प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स डाउनलोड कर लो। इस ऐप पर ही आपकी सारी की सारी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी टर्म 2 के लिए, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। मिलूंगा आप सभी लोगों से कल सेम टाइम विथ न्यू क्लास यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के साथ। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।